अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रूमेटिक फ़ीवर। ये पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 से 15 साल के बच्चों में होती है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेट डायग्नोस होती है, तो फिर ये एडल्ट्स में जाके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह शो करती है, जैसे कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो गई। तो इसलिए ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लॉन्ग केस में भी दी जाती है, ठीक है ना, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे ये माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह, माइट्रल रिगर्ज, इन डिजीज़ की कॉज में रूमेटिक फ़ीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है। अब हर सिनेरियो में चूँकि स्टार्ट सिनेरियो का एज से होता है, तो हम भी एज से स्टार्ट करेंगे। 5 से 15 साल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है ना। ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास जो है वो फेरिंग्स को अफेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। थ्रॉट इन्फेक्शन है ये, और फिर उसके आगे ये ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास है हार्ट, लंग्स, स्किन, ब्लड वेसल्स और जॉइंट्स, ठीक है। ये बेसिकली इस सब के अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिसीज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जो स्ट्रेप्टोकोकाई के एंटीजन है वो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्शन करते हैं, और इस तरह की इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है ना। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसको हम स्टडी करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो डकेज जोन्स क्राइटेरिया पर बेस हैं। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 मेजर और 1 माइनर फीचर है, या 2 माइनर और 1 मेजर फीचर है विद एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी हमारे पास एयरसोर टाइटर या फिर हमारे पास पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर है, और ये चीज़ें हैं, या तो ये है या फिर ये है, तो फिर हमारे पास वो केस रूमेटिक फ़ीवर का केस है। अब जो मेजर फीचर्स हैं वो हमारे पास कार्डाइटिस है, कोरिया है, आर्थराइटिस है, एरिथीमा मार्जिनेटम है, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ आ रहा, एरिथीमा मार्जिनेटम है, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल है, ठीक है। सबसे पहले कार्डाइटिस को स्टडी करते हैं। कार्डाइटिस क्या है, नाम से ही जाहिर है, ये आइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए स्टैंड करता है, और कार्ड जो है वो हार्ट के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, हार्ट के लिए होता है, कह सकते हैं हार्ट के लिए होता है। तो इस कार्डाइटिस में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसकी एक लिस्ट है चीज़ों की, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे अभी लिख दूँगी। वो सारी चीज़ें अगर हों तो तब भी हमारे पास कार्डाइटिस को ही वो रिप्रेजेंट करेंगी। वो चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास साइनस टेकिकार्डिया है। साइनस टेकिकार्डिया बेसिकली उससे बोलते हैं कि जब हमारे पास मतलब ऐसे नोट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत फास्टली ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं लिखती नहीं हूँ, हमारे पास या लिख लेती हूँ, आयोटिक रिगर्ज है और माइट्रल रिगर्ज है, ठीक है ना। आयोटिक रिगर्ज और माइट्रल रिगर्ज हमारे पास ये होता है कि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से वापस जाता है। इन पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इनका मर्मर, या फिर हमारे पास मिड डायस्टोलिक मर्मर हो, ठीक है ना। अच्छा, मेरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मिड डायस्टोलिक मर्मर किस चीज़ का मर्मर होता है। मैं अगली वीडियो में इसका सही आंसर बताऊंगी किस डिजीज़ का मर्मर होता है, वो डिजीज़ हम पढ़ेंगे भी। मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है ईसीजी, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हमारे पास हार्ट आए तो हार्ट की बेसिस में ईसीजी तो लाजमी आएगी। अब ईसीजी को स्टडी करने का एक मेजर फैक्टर ये कि आप सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी बनाएं। ये पी वेव, ये क्यू आर एस टी, ठीक है, लेबल कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी। अब हमारे पास ये जो पी आर इंटरवल है ना, ये ईसीजी में बेसिकली छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। तो ये जो पी और आर वेव का इंटरवल है ना, ये हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये जो हमारे पास एस टी सेगमेंट है ना, ये हमारे पास रेस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास इस तरह आने की बजाय इस तरह होगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो टी वेव है ये हमारे पास इन्वर्टेड हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। नॉर्मली तो ये इस तरह होती है ना, रूमेटिक फीवर में ये इस तरह इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। ईसीजी समझ आ गई। ईसीजी के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कार्डियोमेगेली, ठीक है। कार्डियोमेगेली मतलब इनलार्ज्ड हार्ट, ठीक है ना, हार्ट डायलेशन, इनलार्ज्ड हार्ट। फिर हमारे पास आ जाएगा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है, और ये इसके साथ कार्डाइटिस के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ये हम ट्रीटमेंट में इसकी डिटेल थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व हों तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डाइटिस है, या इन किसी डिजीज़ का सिम्टम्स हो तो तब भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को कार्डाइटिस है, या ये डिजीज़ हो रही हो पेशेंट को तो तब भी कार्डाइटिस होगा। कोरिया किसे कहते हैं जी? कोरिया उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास डांसिंग मूवमेंट्स हो, यानी इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल मूवमेंट्स हो, लिम्स की हो, टंग की हो, ठीक है ना,
और आर्थराइटिस हमारे पास जो आर्थराइटिस रूमेटिक फीवर का बड़ा एक क्लिनिकल मतलब एक ख़ास किस्म का आर्थराइटिस होता है, वो हमारे पास माइग्रेटरी होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, माइग्रेटरी होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एट अ टाइम, और मेजर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है जैसे नी, रिस्ट, एल्बो, ठीक है ना। स्मॉल जॉइंट्स को नहीं इन्वॉल्व करता। जब एक जॉइंट ठीक होने लगेगा तब दूसरा जॉइंट जो है वो अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। एरिथीमा मार्जिनेटम जी कहते हैं कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ट्रंक है, उस पर ये हमारे पास रिंग्स बन जाती हैं इस तरह की। अब इनका सेंटर पेल होता है लेकिन इनके मार्जिन रेड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एरिथीमा मार्जिनेटम। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमारे पास, अब ये स्किन है ना फॉर एग्जांपल, इसमें ऐसे नोड्यूल्स बन जाएंगे। ये स्किन के ऊपर भी बनते हैं, ये हमारे पास टेंडन्स के ऊपर भी बनते हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर भी बनते हैं, ठीक है ना। जो माइनर है वो उसमें हमारे पास फीवर आ जाएगा, सबको पता है फीवर क्या होता है। आर्थ्रैल्जिया, ये हमारे पास आर्थ्रैल्जिया और आर्थराइटिस में ये फ़र्क है कि आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होती है जबकि आर्थ्रैल्जिया में सिर्फ पेन इन द जॉइंट्स होता है, ठीक है ना। ईसीजी होगी, ईसीजी हमें क्या बता रही है, ईएसआर हमें क्या बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, वो हम आगे फिर इन्वेस्टिगेशन में डिस्कस करते हैं। और लूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास अब जो मेन चीज़ आ जाएगी क्लिनिकल फीचर्स के बाद, हमने डकेट जोन्स का ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब कार्डाइटिस है और हमारे पास कार्डाइटिस है पेशेंट को और आर्थराइटिस है और साथ में फ़ीवर है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये पार्ट का क्या, ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एविडेंस नहीं होगी, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का कोई सबूत नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है। तो इन्वेस्टिगेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। इन्वेस्टिगेशन में हम थ्रॉट कल्चर करेंगे, ठीक है। थ्रॉट कल्चर सिंपल है कि हमने स्वैब लिया थ्रॉट से, उसे कल्चर के लिए भेज दिया है। अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए तो रूमेटिक फीवर है। एएसओ टाइटर जो है उसका ये केस है, ठीक है ना, कि ये थ्रॉट कल्चर से ज़्यादा एएसओ टाइटर हमारे पास सिग्निफिकेंट डायग्नोसिस देता है। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एएसओ टाइटर जो है वो नॉर्मल आ जाता है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने एक वीक बाद उसका टेस्ट दोबारा करना है। फिर अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर हमने डीएनएज भी टेस्ट करना है, ठीक है ना। उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिर भी नेगेटिव आया फिर हमने सोचना है कि अच्छा इसको क्या हो सकता है। लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि 200 यूनिट्स ग्रेटर देन और 300 यूनिट्स, ये मैंने क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि एडल्ट्स में अगर हमारे पास एएसओ टाइटर की वैल्यू 200 यूनिट से ज़्यादा है तो इसका, और या चिल्ड्रन में 300 यूनिट से ज़्यादा, तो इसका मतलब उसे कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुआ था रूमेटिक फीवर का, ठीक है ना। मतलब ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का कोई रीसेंट इन्फेक्शन उसे हुआ था। सीबीसी करेंगे, सीबीसी पे एक तो हमारे पास ये माइनर क्राइटेरिया आ जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, दूसरा हमारे पास अनीमिया आएगा, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया। ईसीजी मैंने बता दी थी, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा, इन्वर्टेड टी वेव होगी और एसटी एलिवेशन होगी, ठीक है ना। एको हमारे पास क्या बताती है, एको हमारे पास ये बताती है कार्डाइटिस के साथ ये बेसिकली एसोसिएटेड है। एको बताती है कि हार्ट डायलेशन है या नहीं, और दूसरा एको हमारे पास बताती है कि वॉल्व्स इन्वॉल्व हैं या नहीं, यानी माइट्रल अयोटिक ये इन्वॉल्व हैं या नहीं। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन 5% केसेस में, बहुत रेयरली मेजर माइट्रल और अयोटिक वॉल्व्स ही अफेक्ट होते हैं। तो एको हमारे पास ये बताते हैं कि वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ है या नहीं। एक्सरे टेस्ट अगेन हमारे पास कार्डियोमेगेली का बताता है, पल्मोनरी एडीमा का बताता है। जो ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनर क्राइटेरिया में भी आता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोर्स ऑफ डिजीज़ क्या है, पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो रहा है या नहीं, क्योंकि उस केस में ईएसआर सप्रेस्ड होगा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में। दूसरा ये हमें ये बताता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है या नहीं, ये बताता है। ये हमारे पास बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, इसे स्टेप वाइज ट्रीट करना है, ठीक है। जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए कि आप जो है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, तो आपने ये सारे स्टेप्स उसमें करने हैं। अगर कोई भी स्टेप्स मिस हो जाए ना तो फिर ट्रीटमेंट इनअफेक्टिव होगी, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब फिर पेशेंट को दोबारा हो सकता है। प्रोग्नोसिस जो है वो ट्रीटमेंट में हम अगर लिख लें तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ना लिखे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर लिख लें तो अच्छा होगा क्योंकि इतनी मुश्किल तो होती नहीं है, 2 लाइनों की होती है। जनरल ट्रीटमेंट में हमने ये लिखना है कि अगर पेशेंट को रूमेटिक फीवर है तो हमने पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पर रखना है। कब तक रखना है, जब तक उसका ईसीजी, पल्स और टेम्परेचर
रेस्ट पे नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। हमने और रेस्ट पे उसका देखना है। और पल्स और ईसीजी, और ये कब सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जब पेशेंट स्लीप में हो ना, तो पल्स चेक करनी तो उस टाइम पे बेस्ट होती है, ठीक है ना, कि रेस्ट पे। रेस्ट से मेरा मतलब कि स्लीप पे हो। पल्स चेक करनी स्लीप पे बेस्ट होती है, क्योंकि स्लीप पे आपको बिल्कुल सही पल्स आती है, अनटिल अनलेस पेशेंट कोई डरावना ख्वाब ना देख रहा हो और उसकी पल्स इंक्रीज हुई हुई हो। दूसरा स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है? सिंपल सी ड्रग है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। बेंजाथीन पेनिसिलिन से ट्रीट करना है 10 दिनों के लिए। अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन को तो एरिथ्रोमाइसिन दे दें। ये तो हम 4th ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेनिसिलिन को एलर्जिक है तो एरिथ्रोमाइसिन दो, ठीक है ना। 10 दिनों के लिए ये देनी है। अब जो मेजर पोर्शन है ना, बड़ा पोर्शन जो याद करने वाला है, वो क्लिनिकल फीचर्स की ट्रीटमेंट है। अगर तो पेशेंट को आर्थराइटिस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, अच्छा मेजर क्राइटेरिया में मैं इतना बता दूं कि ये 3 सबसे मेन है, ये दोनों इतने मेजर नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, ठीक है ना, सॉरी आर्थराइटिस है, तो फिर हम क्या देंगे? हम एस्प्रिन देंगे, ठीक है ना। एस्प्रिन हम देंगे कितनी देंगे हम? 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे देंगे। 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे देंगे, ठीक है ना। उसमें हमने क्या, अब एस्प्रिन में ये है ना कि अगर पेशेंट का पॉलीआर्थराइटिस कंट्रोल हो रहा है 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों तक उसका पॉलीआर्थराइटिस बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो फिर जो है ना हमने एस्प्रिन को टेपर डाउन करना है ओवर द पीरियड ऑफ 6 डेज। अचानक से हमने कभी भी एस्प्रिन को टेपर डाउन नहीं करना, क्योंकि पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे। अगर एस्प्रिन काम नहीं करी, फिर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन सी ड्रग देनी है? प्रेडनिसोलोन। आई होप मेरी स्पेलिंग सही हो। प्रेडनिसोलोन देनी है। अगर पेशेंट को कार्डाइटिस है तो फिर हमने पेशेंट को, अगर माइल्ड है तो एस्प्रिन ही दे दें, ठीक है, उससे सही हो जाएगा। और कार्डाइटिस माइल्ड है और कोई सीसीएफ नहीं है, तब एस्प्रिन देनी है। अगर कार्डाइटिस सिवियर है, मॉडरेट है, सीसीएफ के साथ है, यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साथ है, तो फिर हमने पेशेंट को जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एस्प्रिन देने। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में वही प्रेडनिसोलोन आ जाएगी। अब अगर पेशेंट को कोरिया है तो हमने पेशेंट को क्या देना है? हमने पेशेंट को देना है फिनोबार्बिटोन। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, फिनोबार्बिटोन है ड्रग का नाम, जो हम पेशेंट को कोरिया में देंगे, ठीक है। बेंजाथीन पेनिसिलिन जनरल ट्रीटमेंट है। एलर्जिक है तो एरिथ्रोमाइसिन देनी है। एस्प्रिन आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है, अगर नहीं काम कर रही प्रेडनिसोलोन दे दें। अगर पेशेंट को माइल्ड कार्डाइटिस है तो प्रेडनिसोलोन एस्प्रिन दे दें। अगर सिवियर कार्डाइटिस विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो प्रेडनिसोलोन दे दें। और मैं ये हर बार बोलना भूल जाती हूँ कि अगर माइल्ड कार्डाइटिस विदाउट सीसीएफ हो तो तब एस्प्रिन देनी है। अगर कार्डाइटिस विद सीसीएफ है तो एस्प्रिन प्लस प्रेडनिसोलोन देनी है। अच्छा, कार्डाइटिस जब होगा ना तो फिर विद सीसीएफ जब होगा तो आपने अगर एस्प्रिन प्लस प्रेडनिसोलोन तो देनी ही है, लेकिन आपने साथ में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को भी ट्रीट करना होता है, ठीक है ना। उसकी ट्रीटमेंट जब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर पेशेंट को कार्डाइटिस को फिर से रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर पेशेंट को माइल्ड कार्डाइटिस है विद नो सीसीएफ, एस्प्रिन। अगर पेशेंट को सिवियर कार्डाइटिस है विद सीसीएफ या मॉडरेट कार्डाइटिस है विद सीसीएफ तो एस्प्रिन प्लस प्रेडनिसोलोन देनी है और सीसीएफ को भी ट्रीट करना है। कोरिया है तो सिंपल फिनोबार्बिटोन देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हमने क्लिनिकल फीचर्स को ट्रीट कर लिया, अब हम प्रोफाइलेक्सिस को ट्रीट करेंगे। प्रोफाइलेक्सिस को ट्रीट नहीं करेंगे, सॉरी, प्रोफाइलेक्सिस हम क्या करेंगे, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करेंगे। क्योंकि अगर पेशेंट को ये डिजीज़ दोबारा हो गई, हो सकता है उसे एक दफ़ा आर्थराइटिस हो, दूसरी दफ़ा हो सकता है उसे कार्डाइटिस हो जाए, ठीक है। और रिकरेंटली ये डैमेजिंग भी होती है पेशेंट की बॉडी पर, क्योंकि ये इतने मेजर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस में हमने क्या देखनी है? बेंजाइल पेनिसिलिन हमने पेशेंट को देनी है, ठीक है ना। कितने देर के लिए देनी है? बेंजाइल पेनिसिलिन हमने देनी है, हमने एक पेशेंट 21 ईयर्स, ये मैं 2 टर्म लिख देती हूँ, और 5 ईयर्स। अच्छा, अब ट्रिक इसमें ये है ना कि हमने तब तक एक पेशेंट को देनी है विच एवर ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर। अब अगर हमारे पास एक पेशेंट 19 ईयर्स का है तो मैं उसे 5 ईयर्स तक प्रोफाइलेक्सिस दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, ताकि उसकी बॉडी को प्रॉपर इम्यूनिटी हो जाए, ठीक है ना, और प्रॉपरली उसकी बॉडी से ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए और इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसको दोबारा ये डिज़ीज़ ना हो, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना। अब अगर पेशेंट मेरे पास जो है वो 10 ईयर्स का है तो फिर मैं 5 ईयर्स की बजाय 21 ईयर्स की ट्रीटमेंट उसे प्रोफाइलेक्सिस उसे दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है। तो हमने प्रोफाइलेक्सिस उस बेसिस पर देनी है विच एवर इज़ ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर, ठीक है ना, उसकी एज के हिसाब से ड्यूरेशन को देखना है,
जो ड्यूरेशन लंबी होगी, अगर 21 ईयर्स लंबी है तो तब 21 ईयर्स देनी है, अगर 5 ईयर्स लंबी है तो 5 ईयर्स देनी है, ठीक है। ये तो पेशेंट को आर्थराइटिस वगैरह हो तो तब ये ड्यूरेशन है। अब अगर पेशेंट को कार्डाइटिस है तो फिर जो ड्यूरेशन है वो 40 ईयर्स और 10 ईयर्स। ये भी तब जब पेशेंट को साथ में कोई वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ ना हो। पेशेंट को कार्डाइटिस है, कोई वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ नहीं है, तो 40 ईयर्स और 10 ईयर्स तक देनी। इसमें भी विच एवर ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर। आई होप अब लॉन्गर का मतलब क्लियर होगा। फिर हमने देखना है कि अगर हमारे पास पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है या कार्डाइटिस विद वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ है तो लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस हमने पेशेंट को देनी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रोग्नोसिस विच इज़ द एंड पॉइंट। प्रोग्नोसिस इसकी मॉर्टेलिटी रेट तो इसका बहुत कम है, 1 to 2% है, लेकिन अगर पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाए कार्डाइटिस के साथ, या वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ हो जाए, या कोई हार्ट डिसीज़ हो जाए, तो फिर हम कार्डियोमेगेली हो जाए, तो फिर प्रोग्नोसिस इसकी पुअर है। सही है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।